हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर लता अग्रवाल। आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर पेपर 1 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के विषय रेगुलेटिंग एक्ट का पार्ट 1 पढ़ेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब है किसी भी परिस्थिति को या व्यवस्था को नियमों में सम्मिलित करना, कानून उस पर कानून के द्वारा उसे व्यवस्थित करने का प्रयास करना। इसलिए यह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के नाम से जाना गया। वास्तव में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1765 में बंगाल की दीवानी प्राप्त करने से भारत में अंग्रेजी संविधान प्रारंभ हो गया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो कि व्यापार वाणिज्य में उन्नत और समृद्ध था, उसकी सारी अर्थव्यवस्था अंग्रेज़ों के अधिकारियों के हाथ में आ गई। धीरे धीरे अंग्रेज अधिकारी समृद्ध होते गए। कंपनी ने मीर जाफ़र की 1765 में मृत्यु के बाद में उसके पुत्र नजमुद्दौला को निजामत का कार्य देकर अपने ही मनोनीत व्यक्ति को दीवान बनाया और सारी शक्तियाँ उसमें अंतर्निहित कर दी, जो कि ब्रिटिश अधिकारियों का अनुसरण करता था। लॉर्ड क्लाइव ने जो बंगाल में द्वैध शासन प्रारंभ किया था, वह द्वैध शासन 1772 तक चलता रहा। वहाँ के अधिकारियों ने इतनी लूटपाट करी कि जितना हो सका शोषण कर धन इंग्लैंड की ओर निष्कासित होने लगा। परिणामतः जब कंपनी ब्रिटिश क्राउन को इस बारे में जानकारी प्राप्त हुई, तो उन्होंने कैसे नियम बनाकर कंपनी पर अंकुश लगाना प्रारंभ किया, जिससे कि भारतीयों का शोषण नहीं हो। रेगुलेटिंग एक्ट को एक कानूनी जामा पहनाया गया और उसके अंतर्गत जिन शेयर होल्डर के पास 1000, 3000, 6000 तथा 10,000 पाउंड मूल्य के शेयर थे, उन्हें ही क्रमशः 1, 2, 3 और 4 मत देने का अधिकार दिया गया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की अवधि 4 वर्ष निश्चित कर दी गई और 1/4 सदस्यों को प्रतिवर्ष हटा देने का प्रावधान रखा गया और नए अधिकारियों को चुनने का। कंपनी के कर्मचारी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों समिति के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार इंग्लैंड सम्राट को दिया गया। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक काउंसिल नियुक्त की गई। कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और उसके सर्वोच्च न्यायाधीश का चयन या नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन के हाथ में थी। गवर्नर जनरल को अपनी काउंसिल की सलाह से कानून बनाने का अधिकार दिया गया। कंपनी के लिए आवश्यक था कि यह सैनिक व राजनीतिक रिपोर्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, विदेश मंत्री को तथा धन संबंधी रिपोर्ट वित्त मंत्री को प्रस्तुत करना अनिवार्य था और कंपनी के अधिकारियों पर निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया। परिणामतः ब्रिटिश क्राउन का भारतीय अर्थव्यवस्था या प्रशासनिक व्यवस्था में हस्तक्षेप प्रारंभ हो गया। वॉरेन हेस्टिंग्स, जो उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने इस रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार ही ईमानदार शासन का आधारभूत सिद्धांत निश्चित किया। कोई व्यक्ति जो कंपनी के अधीन सैनिक अथवा असैनिक पदाधिकारी हो, वह किसी भी व्यक्ति से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से कोई उपहार, दान, पारितोषिक इत्यादि नहीं ले सकता है, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट के पूर्व कंपनी के अधिकारियों में पारस्परिक भ्रष्टाचार या शासकों के कार्य करने के लिए उन्हें लूटना या उनसे उपहार वगैरह प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया। कंपनी के कार्यकर्ताओं के वेतन बढ़ा दिए गए। गवर्नर जनरल को 25,000 पाउंड, पार्षदों को 10,000 और कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को 8,000, छोटे न्यायाधीश को 6,000 पाउंड
वार्षिक कर दिए गए, जो संभवतः समकालीन संसार के सबसे ऊंचे वेतन थे। कंपनी अधिनियम की आलोचना की गई। अधिनियम में गवर्नर जनरल को जो नियुक्त किया गया था वह पूर्णतः परिषद के कारण, 4 व्यक्तियों की परिषद के कारण अपना स्वतंत्र निर्णय लेने में असमर्थ हो गया। अधिनियम में जो न्यायालय स्थापित किया गया, परंतु उनसे कौन से कानून के अनुसार चलाना है, भारतीय अथवा ब्रिटिश, यह निश्चित नहीं हो पाया। और ना ही रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत परिषद तथा न्यायालय के अधिकार को, क्षेत्र को निश्चित किया गया था। इसे स्पष्ट रूप से क्राउन की प्रभुसत्ता को दृढ़तापूर्वक स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया और न ही बंगाल के नवाब की प्रभुसत्ता पर आघात किया। अधिनियम ने राज्य सरकार को कंपनी पर, डायरेक्टरों को अपने सेवकों पर, गवर्नर जनरल को अपनी परिषद पर अथवा कलकत्ता प्रेसिडेंसी को मद्रास तथा बम्बई पर पूर्ण तथा स्पष्ट रूप से नियंत्रण भी नहीं दिया गया। यह अधिनियम अवरोध तथा संतुलन, चेक्स एंड बैलेंसेस की नीति पर आधारित था। अतः हम कह सकते हैं इस अधिनियम के कुछ दोष थे। गवर्नर जनरल, उसकी परिषद में आपस में झगड़ा होता था। उच्चतम न्यायालय जिसमें अंग्रेजी कानून लागू था, बंगाल में पूर्व स्थित न्यायालय के आपसी संबंधों में अनियमितता बनी रही और नियम भी अनिश्चित थे, आपस में विरोधात्मक थे। गवर्नर जनरल, उनकी परिषद द्वारा बनाए गए कानून को न्यायालय में लागू करना उच्चतम न्यायालय की इच्छा पर निर्भर कर दिया गया था। पूर्ण रूप से प्रेसिडेंसी पर अधिकार नहीं देने के कारण ब्रिटिश व्यवस्था के साथ साथ भारतीय व्यवस्था भी अव्यवस्थित हो गई। परंतु महत्व के रूप में इतना तो अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय प्रदेश दक्षिण अमेरिका की भांति नहीं थे, जो कि एक अविकसित प्रदेश हो। इस प्रकार रेगुलेटिंग एक्ट एक अनजान समुद्र में नाव चलाने की भांति प्रतीत होने लगा। कंपनी के अधिकारी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सके, इस उद्देश्य से उन्होंने कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की भी स्थापना की। रेगुलेटिंग एक्ट 11 वर्ष तक चलता रहा। फिर 1784 में इसके स्थान पर पिट्स इंडिया एक्ट लागू कर दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स एक ऐसा गवर्नर जनरल था जिसने इस अधिनियम के अनुसार भारत में प्रशासन किया। धन्यवाद।